नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जी के ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में देखेंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में हम लोग तो अभी तक देखते आ रहे हैं, लेकिन यह वीडियो जो है कि थोड़ा-सा अलग है। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर जैसे आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी है यूपी स्पेशल के बारे में, तो इस वीडियो में क्या है कि संपूर्ण तथ्यों को हम एक जगह देखेंगे, एक वीडियो में देखेंगे। इसी वीडियो में देखेंगे लगभग जितने भी यूपी स्पेशल के तथ्य हैं, उनको हम टू द पॉइंट रूप से जल्दी-जल्दी जो है एक रिवीजन के तौर पर इसको हम देखेंगे एक जगह। ये वीडियो इसलिए लाया जा रहा है कि मान लीजिए आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे हैं, वहाँ अगर आपके पास 2 घंटे 3 घंटे पहले का टाइम है, तो आप केवल 1 घंटे का ये वीडियो देखिए, लगभग आपको मोस्टली चीज़ें जो है कि आपका रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है और इसमें हम केवल और केवल जो है तथ्यों को देखेंगे। वो बच्चे नहीं करेंगे, केवल तथ्यों को देखेंगे और डायरेक्ट जो है पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे और इससे आप जो है कि कम से कम 20 से 25 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग जो है कि क्या पढ़ेंगे, तो आप देखिए इसमें हम क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी लेंगे एक यूपी के बारे में, फिर उत्तर प्रदेश के मैप को देखेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा रेखा पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य और उसके जिले पढ़ेंगे, ऐसे ही प्रमुख संस्थान पढ़ेंगे, प्रशासनिक इकाइयाँ कौन-सी है, ऊर्जा, खनिज, परिवहन, संचार, जनगणना के बारे में भी देखेंगे। जो जनसंख्या घनत्व है उसको देखेंगे, साक्षरता दर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना है, 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, एससी-एसटीज़ की पॉपुलेशन कितनी है, स्लम संख्या, स्लम जनगणना कितनी है, धर्म आधारित जनगणना देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, अर्थव्यवस्था, दर्शनीय स्थल और नगरों जनपदों का उपनाम देखेंगे और साथ ही साथ नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देखेंगे, वन क्षेत्र देखेंगे, वन क्षेत्र वाले जिले देखेंगे, न्यूनतम सर्वाधिक जितने भी होंगे, ऐसे ही प्रतिशतता में देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल देखेंगे, रोड नेटवर्क, उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे और सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनको देखेंगे। तो ये सब सारी टॉपिक जो है हम लोगों ने अलग-अलग वीडियो में पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं टू द पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्ट हम बात करेंगे एक रिवीजन के तौर पर। तो चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो है कि राज्य हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। अब इसका गठन जो हुआ था आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जिले कितने हैं आपको पता है और साथ ही साथ आपको याद होना चाहिए कि 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उत्तर प्रदेश में 71 जिले थे। संभाग कितने हैं तो यहाँ 4 संभाग हैं। मंडल कितने हैं 18। जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से तो 19,98,12,341। तो आप देख सकते हैं जो है कि उत्तर प्रदेश का मैप है। आप इससे अच्छी से भली भांति परिचित हैं। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से लगती है और हरियाणा से लगती है और दिल्ली से और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से। तो इन सभी राज्यों से लगती है। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, वो नेपाल से लगता है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, देखिए ये है राजकीय चिन्ह। अब इसे देखिए हम शब्दों में कैसे पढ़ेंगे तो एक वृत्त के भीतर, देखिए एक वृत्त है, 2 मछलियां हैं, जी 2 मछलियां भी हैं और जो है तीर कमान है, तो एक तीर कमान है, तो ये है राजकीय जो चिन्ह है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे देखिए राजकीय पक्षी कौन सा है तो सारस है, इसे क्रॉन्च भी कहते हैं, ये इसका फोटो है। राजकीय पशु कौन सा है तो देख सकते हैं यह बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष कौन सा है तो अशोक का पेड़ है, आपको घरों में लगा होगा आप लोगों के घरों में। राजकीय पुष्प कौन सा है तो देख सकते हैं यह पलाश का है। और जो राजकीय खेल है वो क्या है हॉकी। अब चलिए हम सामान्य जानकारी लेते हैं राज्य के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा कि 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राज्य का नाम जो था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था, समय के साथ बदलता गया। तो देखते हैं 1836 में पहली बार उत्तर पश्चिम प्रांत था। अब 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 2 भागों में बांट दिया गया। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया। 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया, दोनों को मर्ज करके।
अब 24 जनवरी 1950 को आज़ादी के बाद जो है इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और फिर दोबारा जो है राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो 1956 में। आपको पता है कि 1956 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका भी पुनर्गठन किया गया। अब हम लोगों ने राज्य के पुनर्गठन के बारे में पढ़ा, अब राजधानी के भी बारे में कुछ कहानी देख लीजिए। तो 1836 में जब उत्तर पश्चिम प्रांत बना था तो उस टाइम राजधानी आगरा थी। 1858 में प्रयागराज कर दी गई। 1921 में आंशिक रूप से मतलब प्रयागराज से हटा के लखनऊ कर दिया गया, लेकिन आंशिक रूप से, मतलब फिक्स नहीं था कि यही रहेगा, कर दिया गया, बाद में देखेंगे। फिर 1935 में इन्होंने देख लिया, कहा ठीक है इसको पूर्णतः कर दो, तो तब से जो है अभी तक लखनऊ है। अब कुछ फैक्ट भी पढ़िए। तो राज्य का विभाजन भी एक बार हो चुका है, आपको पता है, उत्तराखंड के रूप में 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य बना था यूपी से अलग होके। और इसमें 13 जिलों को, यूपी के 13 जिलों को जो है मिलाकर उत्तरांचल बनाया गया, बाद में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसका डेट याद रखिए, 9 नवंबर सन 2000 को। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये हैं दिल्ली एनसीआर के जिले। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला। तो ऐसा सीएम जो बाद में पीएम बना, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री बने, तो 2 हैं, बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा। तो 2 लोग जो है कि पीएम भी बने हैं, 2 लोग जो है कि स्पीकर के बाद सीएम भी बने हैं, बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री हृदय नारायण दीक्षित। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या तो 44 है। वर्तमान की जो विधानसभा चल रही है वो 17वीं है। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। और इस टाइम महिलाएं हैं 44। कितने में से? आपको पता है, जो है 403 में से। अब देखिए, 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो श्री गोविंद चौधरी, समाजवादी पार्टी के। नेता विपक्ष वो होता है जो कि जीती हुई पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है। प्रदेश भर में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1 साल के लिए लगा था, 1968 में लगा था और 1969 तक चला था। राज्य विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक व विधायिका, 2 सदन है इसमें, जो है विधान परिषद और विधान सभा। विधानसभा जो है निचली सदन होती है और विधान परिषद ऊपरी सदन। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 8 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, दोनों लोग जो है 3-3 बार बन चुके हैं। ये स्पीकर बन चुके हैं किसके? विधानसभा के। स्पीकर मतलब अध्यक्ष ही होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। अब देखिए, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या तो 404 है। 1 मनोनीत होता है, 403 निर्वाचित होते हैं। मनोनीत कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अभी हमने देखा 403 में से 44 महिलाएं हैं। अब देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है, राउंड फिगर में है। राज्य विधानसभा का जो गठन हुआ था, राज्य विधानसभा का पहला गठन, वो कब हुआ था? जुलाई 1937 को। अब सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला कौन सा जिला है? तो प्रयागराज, कुल 12 है। जो प्रयागराज के हैं वो खुश हो जाएं। सबसे कम विधानसभा सीटें वाले जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती है, महोबा, चित्रकूट है। ये तीनों में 2-2 है। प्रदेश का पहला जो है केंद्रीय कारागार कौन सा है? तो बरेली है, सेंट्रल जेल। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। पहली बार हमने देखा अभी कब लगा था? 1968। राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी बनी थी। राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल, तो आप देख रहे हैं यूपी में पहली महिला बनी थी, मुख्यमंत्री भी और राज्यपाल भी, तो सरोजिनी नायडू है। राज्य की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, इसको नाइट सफारी पार्क कहते हैं, तो कहाँ बना है? ग्रेटर नोएडा में। स्वतंत्रता बाद, आजादी के बाद जो है राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और आपको पता है इन्हीं के नाम पे जो यूपी में एकमात्र ओपन विश्वविद्यालय है, वो भी प्रयागराज में।
आज़ादी के बाद राज्य के प्रथम जो विधान परिषद सभापति हैं, तो ये जो है विधानसभा के स्पीकर हैं और ये विधान परिषद के स्पीकर। तो कौन बने थे स्पीकर विधान परिषद के? चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन बने? वाल्टर मॉर्गन। अब चलिए हम भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अभी हमने देखा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत के ये पूरे क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। इसका अक्षांश देखिए 23°52' उत्तरी अक्षांश से 30°28' उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर देखिए 77°3' पूर्वी देशांतर से 84°39' पूर्वी देशांतर तक है। तो यूपी का जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश से पूर्वी अक्षांश के बीच में है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 650 है, जो है पूर्व से पश्चिम। अब देखिए राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? तो 240 है। प्रदेश में सटे राज्यों की संख्या 9 है, 8 राज्य हैं, एक दिल्ली जो है संघ राज्य क्षेत्र है। देखिए सोनभद्र में सटे राज्यों की संख्या तो 4 है, एकमात्र जो जिला है, यहाँ से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार का बॉर्डर लगता है। अब दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँ, यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा तो उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों से सीमा लगाता है, तो अगर डायरेक्ट ऐसा वर्ड बोला कि राज्यों से, तो आपको 8 ही बताना है, 9 नहीं बता देना है। अगर वो मेंशन किया कि राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों, तब आपको ओवरऑल 9 बताना है। ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सेम जो है उत्तर प्रदेश के लेखपाल एग्जाम में आया था और बहुत सारे बच्चे गलत किए थे, बहुत सारे सही भी किए थे। तो एग्जाम से सीख लीजिए। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन है? तो एमपी का बॉर्डर जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे कम सीमा तो हिमाचल प्रदेश है, मात्र सहारनपुर से लगता है, वो भी थोड़े से जगह में। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँ तो देख लीजिए, थोड़ा सा पिक्टोरियल मेमोरी बनेगा। सबसे पूर्वी बलिया हो गया, सबसे पश्चिमी शामली हो गया, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी कौन सा हो गया? सोनभद्र। तो भी याद रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा देखिए कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही तो हापुड़ है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु कितने हैं? 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा। प्रदेश की सबसे लंबी नहर या सबसे बड़ी नहर तो शारदा नहर है। मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा जो उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर है। अब देख लीजिए, अब ये सारी बातें जो हम देखे हैं थोड़ा सा इसको ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले लगते हैं? 11 लगते हैं। यहाँ हम जिलों को देखेंगे। अब देखिए कौन कौन से: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र। बिहार से 7 लगते हैं: सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उत्तराखंड से भी 7 लगते हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा से 6 लगते हैं: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहते हैं, एक्चुअली नोएडा यहाँ स्थापित है, अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली से 3 लगते हैं: बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। आपको पता है दिल्ली एनसीआर से 8 लगते हैं। अब राजस्थान से 2 लगते हैं: आगरा, मथुरा। छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 1, सोनभद्र। अब दोस्तों ये बात तो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिए, लेकिन आपको चीज़ें आसान करने के लिए एग्जाम में अब ये भी पूछ सकता है कि इसको क्रोनोलॉजी में सेट करिए, कौन सबसे ज़्यादा से लगता है, कौन सबसे कम में। तो ध्यान रखिएगा MBUH जो है BUH, इसके ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी ट्रिक करके MBUH ऐसे याद कर लीजिए। टॉप के 4 तो याद रहनी चाहिए। अब देखिए हिमाचल प्रदेश से भी 1 लगता है, सहारनपुर। नेपाल से 7 लगते हैं: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है।
कौन सा नहीं लगता, ऐसे क्वेश्चन आया था। अब देखिए, अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। तो कौन से राज्य हैं और उनके जिले की हम बात कर रहे हैं, उनके जिले। यहाँ हम अपने जिले की बात कर रहे थे, यहाँ उनके, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भैया बिहार के तो याद रखिए ही। तो पर सब लेते हैं, देखते हैं कौन पूछा जाएगा कौन नहीं। तो उनके जो है एमपी के 13 जिले लगते हैं, ये उनके जिले हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये सारे जो हैं एमपी के जिला जो है यूपी से लगते हैं। तो बिहार के 8 लगते हैं, इतना याद करिए। हरियाणा से 7 लगते हैं, उनके ये जिले हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के 5, राजस्थान के 2, भरतपुर, धौलपुर, और छत्तीसगढ़ के 1 लगते हैं, बलरामपुर, झारखंड के 1 लगते हैं, गढ़वा, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश का याद रखिए, क्योंकि ये उनका भी एक जिला हमसे लगता है, और हमारा जो है सहारनपुर। अब ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, इसलिए आप देख लीजिए, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको देहरादून का देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि ये यूपी से टूट के बना है। तो देहरादून उत्तराखंड का, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। अब चलिए हम उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रमुख संस्थान है देखते हैं। वैसे हमने ये सब चीज़ें अलग अलग वीडियो में सारे टॉपिक को देखा है, एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ रिवीजन। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर में है, हमें सबको पता है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ऐसे ही भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? चौकाघाट बनारस में। तो सब्जी और हथकरघा बनारस में है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? सैफई कहाँ है? इटावा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है। सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज में है। अब सुगंध जो है इत्र, आपको इत्र से कनेक्ट करके याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। अब कानपुर में अगला भी है, देखिए, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी है, कानपुर में ही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। और जो है राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। और लास्ट जो है हमारा राजकीय चीनी मिट्टी, ये चीनी नहीं है, चीनी मिट्टी है, पात्र विकास केंद्र कहाँ है? चुनार व खुर्जा। तो ये सारे हो गए हमारे जो है कि प्रमुख संस्थान। अब आगे चलिए, अब देखिए प्रादेशिक की जो हमारे प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, तो जिलों की संख्या पता है 75 है। हमारे जो उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या है वो 75 है। मंडलों की संख्या 18 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है। ग्राम पंचायत कितने हैं? देखिए 59,163। तहसील कितने हैं? 350। नगर पंचायत 437 है। नगर पालिका परिषद 198 है। और नगर निगम कितने हैं? 17। याद रखिए 17 है ये। अब ऐसे देखिए, क्षेत्र पंचायतें कितनी हैं? तो 821 हैं। और न्याय पंचायतें कितनी हैं? तो 8,135। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 822।
अब चलिए दोस्तों हम ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 1959 को। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम, तो याद रखिए क्रम जो है इसका, पहले सबसे पहले टॉप पे है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या तापीय विद्युत, फिर जो है हाइडल है, जल विद्युत, फिर परमाणु है, फिर जो है सौर विद्युत है। इसका क्रम आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिए। औरैया में है, आंवला में है और दादरी में है। आंवला बरेली में है। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 में है, मतलब आज़ादी से पहले का, तो सबसे पुरानी ही है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? बुलंदशहर के नरोरा में, और 1991-92 में बना था ये। अब देखिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण कब बना था? 1983 में। ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब के बारे में, तो याद रखिएगा। अब अगला देखिए हम खनिज के बारे में देख लेते हैं। राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है निम्न मध्यम श्रेणी में। यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज है नहीं, आपको पता है। ये जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं, दक्षिण वाले, केवल वहीं खनिज पाए जाते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र में। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है कहाँ से? ललितपुर में, और सुनराई क्षेत्र, ललितपुर का सुनराई क्षेत्र। परिवहन के बारे में देख लेते हैं, परिवहन एवं संचार। देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो प्रदेश में पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन सन 2004 में हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन सन 2001 में हुआ था। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 2 ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है 302 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड है, और यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण है। तो ये जो है राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड है, ये राज्य का राजमार्ग प्राधिकरण है, तो कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना जो है 1973 में हुई थी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर था, अब जो है कर्नाटक का रेलवे स्टेशन हो गया है। अब देखिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन सन 2013 में हुआ था। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन कब शुरू हुआ था? 5 सितंबर 2017 में। अब देखिए रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी जो है मार्च 1959 में चलाई गई थी, कहाँ से? प्रयागराज से कानपुर के बीच में। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है देश में प्रथम स्थान है, और जो है कि 9167 किलोमीटर है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के बीच में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? 340। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1975 को अयोध्या से जनकपुर, नेपाल, जनकपुर जो है नेपाल में है, के मध्य बस सेवा का प्रारंभ जो है मई 2018 से। तो देखिए पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? आगरा में है। तो देखिए आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया? तो सोनभद्र के म्योरपुर में, क्योंकि इनका आदित्य बिरला का ये कंपनी वहाँ पर हिंडाल्को है, सोनभद्र में ही है, तो इसीलिए हो सकता है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है कहाँ? रानहू वाराणसी में, पहला जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी का जो केंद्र स्थापित हुआ वो कब हुआ? 2 अप्रैल 1938 को। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई कहाँ से? जो है प्रयागराज से नैनी के बीच में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है अमेठी के फुर्सतगंज में। अब आगे देखिए दोस्तों, अब जो है कि जनगणना देख लेते हैं।
तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो 19,98,12,341 और देश की कुल जनसंख्या का जो है यह 16.51% है और यहाँ की जो लैंड है वो 7.33% है पूरे भारत का। तो याद रखिएगा दोनों आंकड़ा। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.29%। ऐसे ही महिलाओं का प्रतिशत तो 47.71%। अब देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है तो 77.73% है और नगरीय जो बचे वो नगरीय होंगे 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले प्रयागराज है, मुरादाबाद है और गाजियाबाद, ये जो है क्रम में है और वही क्रम में। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले महोबा है, चित्रकूट है और हमीरपुर है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व कितना है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कुल 829 व्यक्ति रहते हैं। अब जनसंख्या जो घनत्व की वृद्धि है वह 129 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हुआ, ये 10 सालों में 1 से 11 के बीच में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है, फिर बनारस है, फिर लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बढ़ते क्रम में तो ललितपुर है, सोनभद्र है और हमीरपुर है। और आपको पता है कि जो ललितपुर है थोड़ा सा बड़ा है और ये पठारी है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ जो है जनसंख्या घनत्व कम है। साक्षरता दर देखिए तो कितना है यहाँ 67.72%। पुरुषों में देखा जाए तो 77.30% है, महिलाओं में यही देखा जाए तो 57.20% है। 67 में 10 जोड़ देंगे तो पुरुष हो जाएंगे, 10 घटा देंगे तो महिला। 2001 से 11 के दौरान जो औसत साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी वह 11.36% है, ये बड़ी थी। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर कितना है तो आप देख सकते हैं 20 का है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर है, फिर औरैया है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, और यही जो है पुरुषों का भी यही क्रम है। लिंगानुपात देखिए तो लिंगानुपात जो है वो 912 है और भारत का जो है 943। अगर आपसे पूछा जाए कि ये 2011 का है 912, अगर 2001 का पूछा जाए तो 898 था। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि कितना बढ़ा तो 14 बढ़ा है, 14 अंक। अब देखिए 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में लिंगानुपात की वृद्धि तो देखिए यहीं पर तो लिखा है 14 अंक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में जौनपुर सबसे ज्यादा है, आजमगढ़ फिर है, फिर देवरिया है। तो जौनपुर का याद रखिए कि जो है 1024 है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला तो गौतम बुद्ध नगर है, फिर हमीरपुर है, बागपत है, कानपुर नगर, बांदा, मथुरा सेम रखते हैं स्टेटस। आगे चलिए, अब यही लिंगानुपात हम शिशुओं में देखेंगे तो 6 वर्ष तक के बच्चों में जो लिंगानुपात है वो 902 है इस टाइम 2011 की जनगणना के हिसाब से, और यह घटी है 2001 के अनुसार, ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे तो ये चीज बहुत ही इत्तेफाक से सेम आ रही है। जो लिंगानुपात है वो तो बढ़ी है, कितना 14 पॉइंट, लेकिन बच्चों में जो लिंगानुपात है शिशुओं में वो 14 पॉइंट घटी भी है। आप देख सकते हैं अभी 902 है और 916 2001 के हिसाब से था, तो 14 तो 16। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले जो हैं बलरामपुर में सबसे ज्यादा, बागपत में सबसे कम। अब दशकीय वृद्धि दर देख लेते हैं जनसंख्या में, तो 1 से 11 के दौरान जो है 20.23% की जनसंख्या वृद्धि हुई, और औसत वार्षिक वृद्धि देखा जाए तो साल दर साल जो हुआ तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 1.85%। 2001 से और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी देखी गई तो 5.62% और हर साल की अपेक्षा। तो आगे देखिए 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर जो है
19.31% था और महिलाओं में ज़्यादा हुआ 21.23%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर हुए, फिर जो है उसके नीचे गाजियाबाद, फिर जो है श्रावस्ती। न्यूनतम में देखा जाए तो कानपुर में सबसे ज़्यादा, फिर हमीरपुर, फिर बागपत में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई। अब अनुसूचित जातियों की जो है हम संख्या देख लेते हैं। ये इसको SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो SC का प्रतिशत है वो 20.69% है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जिला कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश, 16.6%। अगर हम यही बात करें कि परसेंटेज में बताइए, तो यहाँ तो संख्या में लिखा है कि सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, परसेंटेज में बात किया जाए तो पंजाब है, लगभग 36%। पूरी जनसंख्या का 36% कौन है? सी। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है, सबसे कम वाला बागपत है। अब ऐसे ही STs के बारे में देखिए, शेड्यूल ट्राइब के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में, तो यह जो है मात्र 0.6%। अब सबसे ज़्यादा जो है सोनभद्र में है इनकी जनसंख्या, सबसे जो कम है वह बागपत में है। बागपत में देख रहे हैं SC ST की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से रहित, मतलब यहाँ है ही नहीं, तो अयोध्या और जालौन, और बागपत में है भी तो कितने हैं? मात्र 14 या 16, गिनती से 14 या 16, प्रतिशत नहीं है, नंबर है। स्लम जनगणना देखिए, तो देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, थैंक गॉड। 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी कितने थे? तो 9.5%, लगभग 10%। सबसे ज़्यादा स्लम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है घटते क्रम में? तो मेरठ सबसे ज़्यादा, फिर उसके नीचे आगरा, फिर कानपुर नगर। कुल आबादी में स्लम की आबादी, प्रदेश की कुल आबादी में स्लम की आबादी कितनी है? तो जो है 3.12%। यह देश की कुल आबादी में जो है 10% है, लेकिन यूपी में बात करें तो 3.12% है। अब देखिए धर्म आधारित जनगणना, तो धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा धर्म यहाँ है हिंदू, फिर है मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, सबसे कम वाला पूछा गया था तो बौद्ध धर्म है। हो सकता है लास्ट के 4 का भी आपको क्रोनोलॉजी पूछ ले, क्योंकि 2 पता है कि सबको पता होगा, तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का प्रतिशत कितना है? तो हिंदू छोड़ के जितने भी हुए वो अल्पसंख्यक है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो 20.30%। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन से हैं? तो सर्वाधिक वाला हो गया ईसाई, सबसे कम वाला हो गया सिख। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता की बात कर लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का आरंभ कब हुआ? 20वीं शताब्दी से। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, कासगंज में। तबला व सितार के आविष्कारक कौन है? यही महाराज है, अमीर खुसरो। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया तो सुल्तान हुसैन सरकी, जौनपुर वाले। सरकी शासक यहीं पर रहते थे, जौनपुर में। अब देखिए संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसके टाइम में था? नवाब वाजिद अली शाह के टाइम में। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक हैं, किस घराने के? बनारस। बिद्यादीन कुदऊ सिंह, खुरसेल अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से। छोटी मैना बड़ी मैना, रसूलन बाई। सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी। नीति केसर आदि ठुमरी टप्पा जो गायिकाएं हैं किस घराने से? तो बनारस घराने से हैं भाई। तो देखिए झूला, होरी, फाग, लंगूरिया व रसिया लोकगीत संबंधित है किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से। संस्कार गीत, सोहर, नाटक, कव्वाली विशेष क्षेत्र है, किस क्षेत्र का? तो अवध क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक नृत्य का जो प्रणेता माना जाता है कौन है? ठाकुर प्रसाद।
जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला जो डांस है वो कौन सा है? चौरसिया डांस। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ और बनारस। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य कौन से हैं? तो रामलीला, रासलीला, नौटंकी। उत्तर प्रदेश के कलिंजर का किला स्थित है कहाँ पर? बांदा में। और कलिंजर का किला भी है, कलिंजर का मेला भी यहीं लगता है। गंगा महोत्सव जिसको गंगा दशहरा कहते हैं कहाँ लगता है? वाराणसी और प्रयागराज में। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक कौन से हैं? आगरा का किला है, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आगरा में था। और ये सारी चीजें जो है आगरा में ही आसपास हैं। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है, तो कन्नौजी भाषा कन्नौज में तो होगा ही, फर्रुखाबाद में, शाहजहांपुर में, पीलीभीत में, कानपुर नगर में, इटावा में, औरैया में और कानपुर देहात में, तो कानपुर में। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में स्थित है, प्रमुख पर्यटन स्थल है। कौन कौन से हैं? बुलंद दरवाजा भी यही है, बीरबल का महल भी है, सलीम चिश्ती का दरगाह भी है, जोधाबाई का महल भी है, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल और मरियम का महल, सब यही है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली कहाँ है? चित्रकूट में है, राजापुर में, तुलसीदास की। देखिए सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार जो है कहाँ है? बाराबंकी के देवा शरीफ में, तो हाजी वारिस अली शाह का मज़ार है। देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन व 31 जैन मंदिर, माता टीला, राजघाट बांध कहाँ है? ललितपुर में। तो दोस्तों ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की है? तो याद रखिए गुप्त काल की है और जो है ललितपुर में है। देखिए श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है कहाँ पर है? तो फर्रुखाबाद में। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। अब शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना लखनऊ में हुई थी 1981 में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 1982 में हुई थी प्रयागराज में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ सन 2001 में किया गया था। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुआ था। साक्षर भारत जो मिशन है उसकी शुरुआत सन 2009 में की गई थी। अब देखिए प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं, 4 सामान्य हैं, 1 कृषि है और 1 विमानन है। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1987 में बना था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे एक न्यूज़पेपर के फाउंडर थे और उस टाइम के क्रांतिकारी थे, आज़ादी के टाइम के। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल जो कॉलेज है वो अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसे KGMU भी कहते हैं, तो लखनऊ में है। अब अर्थव्यवस्था के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए चलते चलते। उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र कौन से हैं? पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में कितने जिले? 28 आते हैं। पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र में 30 जिले आते हैं। केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में 10 और बुंदेलखंड क्षेत्र में 10, वो 7 आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट वाले क्षेत्र में आते हैं 30 जिले, फिर ईस्ट वाले में आते हैं, फिर सेंट्रल वाले में, फिर जो है बुंदेलखंड। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट जिलों में पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है। अब देखिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। तो अभी हमने देखा यहाँ 30 जिले जो हैं कि आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड। तो देखा हम, और आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है, मिनरल्स बहुत हैं लेकिन फिर भी पिछड़ा है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन है? तो हथकरघा कुटीर उद्योग है, पहले नंबर पे कृषि है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति कब लाई गई थी?
2014 में। खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में और आगरा में। एक जिला पूछा जाए तो मेरठ। गलीचा जिसको कालीन कहते हैं, उद्योग विकसित है भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी। अब ऐसे ही देखिए, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975 में हुआ था। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में हुआ था। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ? देवरिया, प्रतापपुर में 1903 में। एग्जाम में पूछा गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन सन 2017 में हुआ था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार आरओ में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर सन 2019 में हुआ था। अब जो है कि हम देख लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में। तो देखिए, ताजमहल आगरा में है, बच्चे को पता है। संत कबीर जो निर्वाण स्थल है वो मगहर है संत कबीर नगर में, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, तो मगहर याद रखिए। वृंदावन का मंदिर मथुरा में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। कुशीनगर में ही जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। खानका रशीदिया है मैनपुरी में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ के ललितपुर में। भगवान वराह का मंदिर है कासगंज के सोरो में। हरिदेव जी का मंदिर है मथुरा में। ऐसे ही लाडली जी का राधा का मंदिर कहाँ है? तो मथुरा में ही है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। गोलकनाथ मंदिर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में है। देखिए, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य का मंदिर कहाँ है? सीतापुर में है। भारद्वाज आश्रय प्रयागराज में है, अक्षयवाट भी कहते हैं। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। आनंद भवन प्रयागराज में है। देखिए, कड़क शाह बाबा की मजार है कौशाम्बी में। और दान तीर्थ हस्तिनापुर में है, मेरठ में। हस्तिनापुर मेरठ में लगता है। बावली इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। देखिए, झारखंडेश्वर मंदिर हापुड़ में है। फांसी इमली प्रयागराज में है। तो बावली इमली फतेहपुर में और फांसी इमली प्रयागराज में है। ब्यास टीला एवं नरसिंह टीला जालौन में है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है? मिर्जापुर में है। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में है। देखिए, लोकेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। भृगु मंदिर बलिया में है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में है। जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में। और सप्त मातृका की प्रतिमा है कन्नौज में। ऐसे ही थोड़े से और देख लीजिए। दिगंबर जैन की मूर्तियां कहाँ है? इटावा में असाई किले से प्राप्त हुई थी। औघड़नाथ मंदिर मेरठ में है। जायसी स्मारक रायबरेली में है। अशफाक उल्ला की मजार शाहजहांपुर में है। श्री दाऊजी महाराज हाथरस में। चाइना मंदिर श्रावस्ती में। रानी महल झांसी में। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है, याद रखिएगा। 2 जिले हैं, कानपुर नगर और कानपुर देहात। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर एवं पिपरावा, दोनों जगह सिद्धार्थनगर में है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर देवरिया में है और कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। ऐसे ही कलिंजर का दुर्ग अभी हमने देखा बांदा में है। मकरबाई मंदिर महोबा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में। अब देखिए, रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। सिल्वी एकेडमी कहाँ है? आजमगढ़ में। इमाम बाड़ा एवं छतर मंजिल जो है लखनऊ में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। अटाला मस्जिद भी जौनपुर में है। देवी पाटन बलरामपुर में है। पटेश्वरी देवी का मंदिर है। अर्गा पार्वती मंदिर गोंडा में। हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है, जिसको देवा शरीफ भी कहते हैं, बाराबंकी में है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है। और रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। ऐसे ही सीता बुंड घाट कहाँ है? सुल्तानपुर में। अब देखिए, कपिल मुनि आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं भेद बुंड कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है। सीता समाहित स्थल जिसको सीतामढ़ी भी कहते हैं कहाँ है? भदोही कहाँ है? संत रविदास नगर में। 84 गुंबद कहाँ है? जालौन के कल्पी में।
कन्नौज में देखिए कई सारे हैं। देखिए झीमकली देवी का मंदिर है, पद्मावती सती मंदिर है, जयचंद का किला है एवं हाजी शरीफ दरगाह कन्नौज में ही है ये सारे। भरत वुंड कहाँ है? अयोध्या में। सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह अंबेडकर नगर में। बेला देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है और जो है एजाज अली शाह जो है बिजनौर में है। ऐसे ही देखिए लास्ट अब बचा है शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है। धानापुर शहीद स्मारक कहाँ है? चंदौली में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। श्री सनातन धर्म मंदिर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। देवकली का मंदिर औरैया में है। विक्टोरिया हॉल घंटाघर कहाँ है? हरदोई में। देखिए यज्ञशाला कहाँ है? बागपत में है। ऐसे ही सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? बाराबंकी में। ऐसे ही सलामत शाह की मजार बाराबंकी में है। और राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर उन्नाव में है। दाऊजी मंदिर मथुरा में है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा। और तुलसी स्मारक बांदा में है। अब ऐसे ही चलिए हम जो है कि उत्तर प्रदेश के नगरों एवं जनपदों के जो उपनाम है, जो उनको दूसरे और शब्दों से बुलाया जाता है, प्राचीन में बुलाया जाता था, उनके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा है देखिए। तो इधर हमारा नगर है जो आज के नाम है, ये उपनाम है जो उनके उपनाम, वहाँ के कुछ फेमस चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें। अब देखिए सहारनपुर जो है कि नक्काशी नगर कहते हैं। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहते हैं। चित्रकूट को वनवास नगर या मंदराचल कहते हैं। देवरिया को देवारण्य या देवपुरिया कहते हैं। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर, शाहजहांपुर को कालीन उद्योग नगर कहते हैं। आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर कहते हैं। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर कहते हैं। मऊ को मऊनाथ भंजन, जो वर्तमान में मऊ का नाम है वो है मऊनाथ भंजन। ऐसे ही सीतापुर नैमिषारण्य नगर कहते हैं। बलिया को बागी जिला कहते हैं। बागी जिला इसलिए कहते हैं कि इसका संबंध जो है क्रांतिकारियों से था। कौशाम्बी जो है आगे नगरी। मुरादाबाद पीतल नगरी, बर्तनों का शहर। प्रतापगढ़ में आंवला नगरी है। बेला भवानी नगर है, राजाओं का गढ़ है। रामपुर नवाबों का शहर, चाकुओं का नगर, रामपुरी चाकू। फतेहपुर जो है रणभूमि नगर कहते हैं। ऐसे ही लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, बागों का नगर कहते हैं, आमों का नगर कहते हैं और नजाकत नफासत का शहर कहते हैं। हरदोई को हरिद्रोही नगर। जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन्नाव को चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं। गाजीपुर को काशी का बहन। बदायूं को निजामुद्दीन औलिया नगर कहते हैं। चंदौली को धान का कटोरा। ऐसे ही प्रतापगढ़ को संगम नगरी, बुंब नगरी, तीर्थराज अमरूद का नगरी। अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र। मेरठ को क्रांति नगर, कैंची नगर। अयोध्या को जो है ईश्वर का नगर, साकेत धाम, रामनगर और राम जन्मभूमि। बागपत को टाइगर्स की भूमि कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगर, खुशबुओं का शहर। अब ये याद रखिए कि कान्य कुब्ज नगर भी कहते थे और महोदय श्री एग्जाम में पूछा गया है। वाराणसी को विश्वनाथ की नगरी, मुक्ति नगर घाटों का नगर, मंदिरों का शहर। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली उद्योग नगर। ऐसे ही सुल्तानपुर को कुशपुरा। अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर। भदोही को संत रविदास नगर और कालीन सिटी। इटावा को चंबल नगर। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। कासगंज को कांसीराम नगर। और जो है कि कानपुर देहात को रमाबाई नगर। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर और जो है पंडों का नगर। बहराइच को सैयद मसूद गाजी नगर या ऋषि भूमि। बुलंदशहर को आहार क्षेत्र। श्रावस्ती को सहेत महेत नगर, एग्जाम में पूछा गया है। अलीगढ़ को ताला नगरी, आपको पता है। बलरामपुर को देवी पाटन शक्तिपीठ। हाथरस को महामाया नगर। गोंडा को जयप्रकाश नगर। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा, ग्रेटर नोएडा। सिद्धार्थ नगर बुद्ध नगरी। आगरा
ताज नगरी, पेठा नगरी, झांसी, बुंदेलों की नगरी, शामली, प्रबुद्ध नगर, जालौन, पंचनंदा नगर, मिर्जापुर, महात्रिकोण नगर या रामेश्वर। कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, चर्मनगर उद्योग नगर। अब ऐसे ही बस्ती को देखिए कहते हैं वैशिष्टि नगर, हापुड़ को पंचशील नगर मिनी जलियांवाला बाग, ललितपुर को देवगढ़ नगर, संभल को भीमनगर, हमीरपुर को जुजाक भुक्ति क्षेत्र, एटा को सुकर क्षेत्र और वराह नगर। ऐसे ही महोबा को महोत्सव नगर, फर्रुखाबाद को पंचाल नगर, गोरखपुर को गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, तो याद रखिएगा, और देवानगर। महाराजगंज को कारापथ नगर, मैनपुरी को कपूरी नगर, संत कबीर नगर को खलीलाबाद, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ी की नगरी। अब देखिए 4 और बचे हैं, तो बरेली को कहते हैं बास बरेली, सुरमा नगरी, कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर, भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बांदा को बुंदेलखंड और अंबेडकर नगर को सिमाई कार्यरत नगर, तो सिमाई कार्यरत नगर अंबेडकर नगर को कहते हैं। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश में जो है नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख नगर हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो देखिए इधर है नदियां, इधर है उनका नगर। तो गंगा जो है किन किन शहरों के किनारे जो है, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो देखिए सबसे बड़ा कानपुर हो गया, फिर वाराणसी, फिर गढ़मुक्तेश्वर हो गया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर, और इसमें शायद लिखना भूल गए प्रयागराज। प्रयागराज यमुना और गंगा दोनों से लगती है। यमुना देख लीजिए, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। देखिए गोमती, लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ये सारे शहर जो हैं इस नदियों के किनारे बसे हैं। राप्ती देखिए गोरखपुर, एग्जाम में पूछा गया है, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। वैसे ही देखिए रामगंगा जो बरेली है वो रामगंगा नदी किनारे है, और शाहजहांपुर भी है, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। एक बार क्वेश्चन पूछा गया मुरादाबाद के बारे में कि मुरादाबाद जो है 3 ऑप्शन दिया गया, पूछा गया कि इनमें से किस जो शहर से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती, तो उसका आंसर था मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद रामगंगा के किनारे बसा है। सरयू नदी एकमात्र देखिए अयोध्या है, तो याद रखिएगा। हिंडन जो है सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सई नदी के किनारे बसा है जौनपुर और प्रतापगढ़। सोन नदी के किनारे सोनभद्र बसा है। तो दोस्तों ये है। दोस्तों अब आगे देखिए, अब अगला हमारा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं उनको हम देखेंगे और टॉप के देखेंगे। तो जो टॉप के 4 है वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा वन वाला जो जिला है वो है सोनभद्र, पहले नंबर पे है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका क्षेत्रफल जो है टोटल 2540 वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे है लखीमपुर खीरी। अब वैसे लखीमपुर खीरी तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जब बात आती है सर्वाधिक वन की तो यह सेकेंड नंबर पे आ जाता है। ऐसे ही ध्यान रखिए। अब तीसरे नंबर पे मिर्ज़ापुर है और चौथे नंबर पे जो है वो पीलीभीत है। तो ये हो गए हमारे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। अब आगे देखिए न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले देख लेते हैं हम। अभी हम सर्वाधिक देखें तो न्यूनतम भी देख लेते हैं। तो न्यूनतम में बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर पे है भदोही, जिसको संत रविदास नगर भी कहते हैं। यहाँ कितना है तो 3.12 वर्ग किलोमीटर। टोटल वन जो है मात्र 3.12 वर्ग किलोमीटर है। अब दूसरे नंबर पे है मऊ, तीसरे नंबर पे मैनपुरी, चौथे नंबर पे संत कबीर नगर। ये है संत रविदास नगर जिसको भदोही कहते हैं, और ये है संत कबीर नगर। और पांचवा हो गया हमारा देवरिया। तो ये हो गए हमारे न्यूनतम, आप याद रखिएगा। संत कबीर, संत रविदास नगर मिनिमम है,
और जो सोनभद्र है वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। अब देखिए वन की प्रतिशतता में जो सर्वाधिक है उसको देख लेते हैं। तो देखिए वन की प्रतिशतता में भी सोनभद्र जो है पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे चंदौली है, तीसरे नंबर पे पीलीभीत है, चौथे नंबर पे है मिर्जापुर। और प्रतिशतता वाले में भी न्यूनतम देख लेते हैं। तो न्यूनतम वाले में भी आप देख रहे हैं, प्रतिशत की बात करें या ओवरऑल क्षेत्रफल की बात करें, तो न्यूनतम में भदोही ही पहले नंबर पे है, दूसरे पे मैनपुरी है, तीसरे पे देवरिया है, चौथे पे है बदायूं। अब चलिए हम वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ लेते हैं। इसको इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो देखिए पहला वाला तो जो है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसमें हम वन्यजीव अभ्यारण्य पर पढ़ेंगे और स्थापना का वर्ष पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे कितना है, और जो है किस जनपद में है वो भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए तो सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह जो है कि 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह जो है चंदौली जिले में है। कहीं कहीं इसको चंद्रप्रभा को वाराणसी भी लिखा आता है, तो ध्यान रखिएगा वाराणसी भी अगर है, अगर चंदौली नहीं है वाराणसी है तो वाराणसी लगाएंगे, अगर चंदौली है तो चंदौली लगाएंगे। दूसरा देखिए किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह जो है कि 1972 में स्थापित हुआ और यह जो है लखीमपुर खीरी एवं शाहजहांपुर में है। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, 1976 में स्थापित हुआ, बहराइच जिले में है। ऐसे ही रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बांदा में है और बांदा और चित्रकूट जिले में लगता है, और यह 1977 में स्थापित हुआ। और रानीपुर जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, तो याद रखिएगा। ऐसे ही अगला देखिए महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी 1977 में स्थापित हुआ और ललितपुर में है। चंबल जो कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आगरा और इटावा में, 1979 में स्थापित हुआ। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1982 में स्थापित हुआ, सोनभद्र और मिर्जापुर में यह लगता है। ऐसे ही देखिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आपको पता है कि हस्तिनापुर जो है कि यह महान जनपद काल में नाम था, आज का है मेरठ। तो 1986 में स्थापित हुआ। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये सारे जिलों में जो है कि इसकी बाउंड्री लगती है। सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है, 1987 में स्थापित हुआ। अगला देखिए सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 में स्थापित हुआ, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच में यह जो है। अगला देखिए कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, पूछा जा चुका है, 1989 में स्थापित हुआ, वाराणसी में है। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं जो कि रामसर स्थल है। अब जैसे कि कोई भी झील है, कोई भी झील जो है लेक, अगर उसमें लगता है कि उसको संरक्षण देना है, वो जो है कि महत्वपूर्ण है किसी प्रवासी पक्षी की वजह से या किसी भी अन्य कारण से, या लगता है कि इन फ्यूचर उसको खतरा है उसकी जो जैव विविधता के लिए, तो उसको जो है कि रामसर स्थल का दर्जा दे दिया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो ध्यान रखिए रामसर स्थल जो है 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी घोषित करने के लिए। तो यूपी में देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है कि उन्नाव में है, यह रामसर स्थल है। ऐसे ही पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है गोंडा में है, यह भी रामसर स्थल है। अब यहाँ देखिए समन पक्षी अभ्यारण्य, ये समन है। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रायबरेली में है। तो ध्यान रखिएगा ये समन पक्षी अभ्यारण्य है और ये समसपुर। ऐसे ही सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। अब सरसई नवर झील कहाँ है? इटावा में है। और देखिए ऊपरी गंगा नदी ये ब्रजघाट से नरोरा तक है। नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर। तो बुलंदशहर। सूर्य सरोवर जिसको कीठम झील भी कहते हैं, तो यह आगरा में है। तो याद रखिएगा ये सारे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा, समनपुर, समसपुर, सांडी, सरसई,
ऊपरी गंगा और सूर सरोवर, ये सारे हैं रामसर स्थल। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे के बारे में देख लेते हैं। तो अब देखिए, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो है गंगा एक्सप्रेसवे। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर। इसमें जो है कि 6 लेन है और इसकी लंबाई जो है मेरठ से प्रयागराज के बीच तक है। अब किन किन जिलों से होकर ये गुजरती है, तो मेरठ से अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब अगला एक्सप्रेसवे देखिए वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी लंबाई जो है कि 340 किलोमीटर है और ये जो है लखनऊ से स्टार्ट होता है, लखनऊ के चांद सराय से, और गाजीपुर के हैदरिया गांव तक यह कनेक्ट करता है इनको। अब किन किन जिलों को यह कनेक्ट करता है, तो लखनऊ को, बाराबंकी को, अमेठी, सुल्तानपुर को, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन सारे जिलों को यह कनेक्ट करता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। यह चित्रकूट से इटावा के बीच में है। ये जो है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्थित है। यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा को कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई जो है कि 594 किलोमीटर है, मेरठ से प्रयागराज के बीच में है, तो याद रखिए। अब चलिए देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में देख लेते हैं और ये हमारा जो है कि लास्ट है टॉपिक। तो देखिए इधर हवाई अड्डे का नाम दिया है और इधर जो है कि नगर है, डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए जो लखनऊ में हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, तो उसका ऑफिशियल नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यह जो है एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय, और इसको जो है अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं। अब वाराणसी में जो हवाई अड्डा है उसको बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है कि वाराणसी के बाबतपुर जगह में स्थित है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यह भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, तो ध्यान रखिएगा। कानपुर के हवाई अड्डे को चकेरी हवाई अड्डा कहते हैं। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसा नाम दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग के लिए क्वेश्चन आता है, तो कानपुर वाला चकेरी आ चुका है। प्रयागराज के एयरपोर्ट को बमरौली एयरपोर्ट कहते हैं। आगरा वाले को कहते हैं खेरिया। अब ऐसे देखिए गाजियाबाद के एयरपोर्ट को क्या कहते हैं, इंडियन वायु सेना केंद्र, और हिंडन नदी जो है कि गाजियाबाद मेरठ से होकर बहती है। सहारनपुर में जो एयरपोर्ट है उसे सरसावा वायु सेना केंद्र कहते हैं। तो ये दोनों जो है कि हिंडन और सरसावा, ये असल में एयरपोर्ट नहीं है, एक्चुअली ये एयरपोर्ट नहीं है, ये जो है कि वायुसेना के जो फाइटर लड़ाकू विमान हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनको उतारने का ये सब का सुविधा प्रोवाइड करता है। ये नागरिकों के लिए है लेकिन उतना चालू नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए झांसी में जो एयरपोर्ट है उसे झांसी हवाई अड्डा कहते हैं। और जो है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में एक नया एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावित है, उसका नाम है ताज एयरपोर्ट। इसको जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। यह प्रस्तावित है, अभी जो है कि बन रहा है। और अयोध्या में भी एयरपोर्ट अभी रिसेंट में बना है, तो देखिए अभी हम देखेंगे। देखिए अब कानपुर में जो हवाई अड्डा है उसे कल्याणपुर हवाई अड्डा कहते हैं। बरेली में बरेली हवाई अड्डा है। गोरखपुर में गोरखपुर हवाई अड्डा। रायबरेली में जो है कि रायबरेली या फुर्सतगंज हवाई अड्डा। मेरठ में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा है। और अयोध्या में भी अभी एक हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो हमने जो है कि सारी चीज़ों को देखा है और यह वीडियो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और जो है कि अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कंपटीशन जीके ट्रिक 2024 टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।